तो आज का टॉपिक है चीन की विदेश नीति। आज का जो टॉपिक है वो है चीन की विदेश नीति। इस विदेश नीति का जो हम यहाँ पे मूलभूत आयाम समझने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि जब भी आप आईआर पढ़ें, आईआर पढ़ते समय दो पहलुओं को ध्यान रखना है। एक है उसका सामरिक पहलू जिसमें सैन्य रक्षा की पॉलिसी आती है, और दूसरा होता है वहाँ पर उसकी आर्थिक संबंधों को लेकर। लेकिन इससे इतर ये तो एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है, लेकिन जो विदेश नीति बनती है उस विदेश नीति में आपकी आक्रामकता ज़्यादा है या सामंजस्य ज़्यादा है, सहयोग ज़्यादा है, समावेश ज़्यादा है। इन चीज़ों के आधार पर उस पॉलिसी को, उस विदेश नीति को दो अलग अलग शब्दों से परिभाषित किया जाता है, और वो होता है हार्ड पावर पॉलिसी या सॉफ्ट पावर पॉलिसी। हार्ड पावर पॉलिसी क्या होती है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि चाइना की जो विदेश नीति है वो हार्ड पावर पॉलिसी पर काम करती है, जबकि जो भारत की विदेश नीति है वो सॉफ्ट पावर पॉलिसी पर काम करती है। ये दोनों ही विदेश नीतियां दो अलग अलग तरीके से काम करती हैं। इसलिए क्योंकि आपको यदि चाइना की पॉलिसीज को लेकर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके इफेक्ट इंडिया पर आते हैं, तो उसको लेकर यदि आपके मन में कोई स्थिति हो तो अच्छे से समझ लीजिए। हम भारतीय विदेश नीति को समझते हैं, उसको पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर चीन की विदेश नीति को समझाने जा रहा हूँ और उससे रिलेटेड चीज़ों के एस्पेक्ट को अच्छे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो भी विदेश नीति बनाई जाती है, इस विदेश नीति के अपने दो पहलू होते हैं। या तो आप अपनी विदेश नीति में आक्रामकता को प्राधान्यता देते हैं, या फिर आप यहाँ पे सामंजस्य और सहयोग को प्राथमिकता देते हैं। भारत की जो पॉलिसी है वो ज़्यादातर यहाँ पर सॉफ्ट पावर पॉलिसी का वो समर्थन करते हैं और उसी के अंतर्गत वो काम करते हैं। तो भारत की जो पॉलिसी है उसको हम कहते हैं सॉफ्ट पावर पॉलिसी। सॉफ्ट पावर पॉलिसी का हिस्सा जैसे कि योग है, ठीक है, संस्कृति है, कला है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ठीक है, ये सॉफ्ट पावर पॉलिसी के हिस्से हैं, जहां पर लोगों की हेल्प की जाती है। दूसरे देशों के साथ जो सामंजस्य या संबंध बनाए जाते हैं वो दोनों देशों के साथ एक जुड़ाव की स्थिति रखती है। उनके सामाजिक पहलुओं के साथ उनके सांस्कृतिक धार्मिक स्तरों पर जुड़ाव रखते हुए उनके सामाजिक स्तरों के प्रोत्साहन और विकास करने को लेकर कार्य किया जाता है, जो कि सॉफ्ट पावर पॉलिसी का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योग, संस्कृति, कला, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे जो पहलू हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम यहाँ पर देखें हार्ड पावर पॉलिसी, जो कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं इसके बारे में डिटेल नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो चीन की विदेश नीति है। तो चीन की विदेश नीति में क्या है, हार्ड पावर पॉलिसी है। और हार्ड पावर पॉलिसी में क्या होता है, डराना, किसी को धमकाना, युद्ध की स्थितियां उत्पन्न करना, किसी के अधिकार क्षेत्र अर्थात किसी कब्जा करना, सैन्य गतिविधियां, ये सब आती है हार्ड पावर पॉलिसी के अंतर्गत। अर्थात जो चाइना करता है, चाइना एग्जाम्पल के रूप में आप देख लीजिए, भारत के साथ वर्तमान समय में उसने द्विपक्षीय स्तर पर ही लद्दाख के क्षेत्र में पैगोंग झील पर और उसके आसपास के एरिया में वहां पर एक तनाव की स्थिति पिछले 2-3 महीनों से लगातार बनी हुई है। तो क्या कर रहा है, कब्जे की स्थिति उत्पन्न कर रहा है, और कब्जा लद्दाख के क्षेत्र पर वो कह रहा है कि उसका जो क्षेत्र है, लद्दाख पैगोंग का जो एरिया आता है, गलवान जो घाटी है, वो उस पर कह रहा है कि वो चीन का है, उसके चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है, और ये एक स्थिति उत्पन्न कर रहा है युद्ध के उन्माद की स्थिति। और साथ साथ वो क्या कर रहा है, वो लगातार भारतीय सेना और भारत को क्या कर रहा है, डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा है कि भारतीय सेना और भारत सरकार इस तरह की स्थितियां उत्पन्न ना करें कि युद्ध की 1962 के पश्चात वापस से भारत को हार देखना पड़े। तो क्या कर रहा है, अपनी जो पॉलिसी है, उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके न्यूज चैनल हैं, वो लगातार कैसी हैं, एक आक्रामक पॉलिसी के तहत भारत के विरुद्ध एक पॉलिसीज क्रिएट कर रहे हैं, एक वहां पर अपनी विदेश नीति के तहत उसे संचालित कर रहे हैं। तो पॉलिसी उनकी कैसी है, एक हार्ड पावर पॉलिसी के तहत वो काम कर रहे हैं। तो एक तो ये डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को कि हार्ड पावर पॉलिसी और सॉफ्ट पावर पॉलिसी दोनों अपने अपने स्तर पर अलग हैं। जहां एक सहयोगात्मक स्थितियों को ज़्यादा प्रधानता देता है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एक दबावकारी जो नीति होती है, दबाव की स्थिति को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है विदेश नीति के अंतर्गत। और चाइना क्या कर रहा है, एक दबावकारी स्थिति रखना चाहता है वैश्विक स्तर पर, द्विपक्षीय स्तर पर और अलग अलग संबंधों को लेकर। अब यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर चलिए, एक तो हार्ड पावर पॉलिसी होगा। अब इस हार्ड पावर पॉलिसी में मैंने एक चीज़ समझ के यहाँ क्लियर करी, डराना, धमकाना, युद्ध, सामान कब्जा, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इन शब्दों की ओर ध्यान दें तो ये शब्द कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर किसी पर आक्रमण करके
किसी को डराने धमकाने के तहत मिसाइल युद्ध की धमकी से दिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। किसी को डराना धमकाना, युद्ध, कब्जे जैसी स्थितियां आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से भी की जा सकती हैं और चाइना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे, अभी मैं आपको समझाते हुए बताता हूं, अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहां पर इसको हटाते हैं, तो बाकी IR में अच्छे से हमने पढ़ाया हुआ है, वैसे मैं यहाँ से भी अच्छे से ही पढ़ा रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो मूल फोकस है वो हमारे चाइना की पॉलिसी पर है। अब देखिए यहाँ होता क्या है, चाइना की जो पॉलिसी रही है 1990 के दशक की स्थिति, तो अलग अलग चरणों में उन्होंने अपनी विदेश नीति को काफ़ी बदला है। चाइना के 1990 के दशक के आसपास उन्होंने एक पॉलिसी क्रिएट की जिसमें उन्होंने कहा चीन के शांतिपूर्ण उदय के सिद्धांत को विकसित किया। ये पॉलिसी पहले से भी थी, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा उभार लेकर आती है और यहाँ पर वो कहते हैं कि अपने देशों, अपने पड़ोसी देशों के साथ, अपने जिनके साथ विवाद हैं चाइना के, उनके साथ वो एक शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक सहयोगात्मक रवैये के तहत वहाँ पर उसे विकसित करेंगे। कारण ये था कि चाइना को अपने आप को इकोनॉमिकल तौर पर विकसित करना था, उसे डेवलपमेंट करना था। अब चाइना ने जो डेवलपमेंट की जो पॉलिसी अपनाई, उसके कारण चाइना की अर्थव्यवस्था बूम में आ गई। कैसे आ गई, क्या क्या चीज़ें हैं उसको समझते हैं। देखिए चाइना ने किया क्या, एक बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटजी अपनाई और जितने भी विवादित स्थितियां थी उसको उसने एक किनारे रखा और दूसरे देशों के साथ जो संबंधों को प्राथमिकता दी वो आर्थिक संबंधों को उसने पहले प्राथमिकता, और इसके तहत उसने बाजार को प्रमुखता दी। किसको प्रमुखता दी, बाजार को सर्वोपरि प्रमुखता दी, जिसके अंतर्गत उसने क्या किया, अपने उत्पादन को बेहतर करने की पॉलिसी अपनाई। अब उत्पादन को यदि आपको बेहतर करना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, आपका विनिर्माण क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। तो चाइना ने अपने आप को कैसे डेवलप किया, एक विनिर्माण, एक विश्व के विनिर्माण हब के रूप में, वहां पर सभी चीजों को चाइना ने में ही डेवलप करने की नीति अपनाई, जिसके लिए उसने अपने आप को एक उत्पादन कुशल देश के रूप में विकसित करने की पॉलिसी अपनाई। इसी का लाभ देखिए, उसने उन्नत प्रौद्योगिकियों के लिए अलग अलग देशों के साथ समझौते किए और उन प्रौद्योगिकियों को अपने देश में लेकर आया, जिसके कारण से वो मेड इन चाइना पॉलिसी को बनाने में सक्सेसफुल रहा और अपने विनिर्माण हब को वहां पर लेकर आया था। चाइना ने विनिर्माण हब के रूप में विकसित होने के लिए साइंस एंड टेक पॉलिसीज को लेकर वहां पर अलग अलग देशों के साथ समझौते किए और उसके तहत वहां मेड इन चाइना पॉलिसी को उसने विकसित किया कि जो भी सामान है, तकनीकी है, भारत में चाइना में आएंगी और चाइना में उन सामानों का उत्पादन होगा। अब जब किसी भी चीज का उत्पादन आपके देश में होगा, उसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा ये देखिएगा। अब यहां पर चाइना में कोई भी उत्पादन लगाने के लिए दूसरे देशों का यह था कि कहीं ना कहीं श्रम सस्ता हो, श्रम सस्ता होगा तो वस्तुएं सस्ती होंगी। तो चाइना ने यहां पर अपनी जो पॉलिसीज अपनाई, उस पॉलिसीज में जो श्रम होता था, श्रम बहुत सस्ता था, वहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, ज़्यादा थी। चाइना में कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं होती थी, तो एक ही गवर्नमेंट लगातार शासन कर रही थी और पॉलिसी भी कभी चेंज नहीं होती थी, इसलिए एक पॉलिसी बना देने से वो लगातार वहाँ पर चलती रही, जिसका फ़ायदा ये हुआ, श्रम सस्ता हुआ। श्रम सस्ता होने से क्या हुआ, अगर श्रम आपका सस्ता है तो कोई भी जो वस्तु आप बनाते हैं, वस्तु भी उसका उत्पादन जो लागत बनती है, जो फाइनल जो कॉस्ट आती है प्रोडक्ट की, वो भी कम होती है। और जब प्रोडक्ट की लागत कम आती है और तो वो क्या होती है, सस्ती होती है। और जब सस्ती होती है और गुणवत्ता भी अच्छी है तो वैश्विक स्तर पर क्या होता है, उसकी डिमांड ज़्यादा होती है। और जब डिमांड ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है, इस देश के निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा आपके यहाँ से उत्पादों को खरीदा जाने लगेगा। और इसके कारण चीन ने बहुत बड़ी मात्रा में निर्यात को प्रोत्साहन दिया और निर्यात यहां से चाइना से बढ़ गया। अब इसका क्या हुआ, अब चाइना ने अपने निर्यात को लगातार बनाए रखने के लिए समय समय पर उसने क्या किया, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन भी करता रहा। क्या करता रहा, मुद्रा का अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है जब बाजार की स्थितियों के अनुरूप डॉलर के मुकाबले पर्टिकुलर किसी मुद्रा के जो कह सकते हैं एक्सचेंज रेट है, उसको जानबूझकर कम किया जाता है तो उसको बोला जाता है मुद्रा का अवमूल्यन करना। तो जानबूझकर वहां पर मुद्रा का जब आप अवमूल्यन करते हैं तो आपके यहां से एक ही डॉलर दे करके वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। तो यहाँ पर अब ऐसी स्थिति में वस्तुएं इनकी लगातार सस्ती बनी रहें, निर्यात को लगातार प्रोत्साहन मिलता रहे, इसके लिए इन्होंने क्या किया, समय समय पर अपना मुद्रा का अवमूल्यन करते रहे डॉलर के मुकाबले, जिसके कारण यहाँ पर इनका वस्तु जो होती है लगातार सस्ती बनी रही। और जब मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, वस्तुएं सस्ती हुई।
वस्तुएं सस्ती हुई तो यहां पर क्या हुआ, ज्यादा लोग खरीदेंगे, और जब ज्यादा लोग खरीदेंगे तो आपके यहां विदेशी मुद्रा क्या होगी, बाहरी लोग खरीदेगा तो बाहरी लोग आपको डॉलर में पे करेगा, तो आपके यहां जितना ज्यादा खरीदेगा उतना ही ज्यादा डॉलर आपके देश में आएगा। तो इसके कारण क्या हुआ, इनके यहां अधिक विदेशी मुद्रा इनके मार्केट में प्रवेश करने लगी, और जब मार्केट में विदेशी मुद्रा ज्यादा आई तो उसके कारण इनका जो विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें वृद्धि हुई। और अगर आज के समय पर आप चाइना को देखें तो विश्व की सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चाइना के पास है, जिसके लिए उसने ये पूरा का पूरा अपने इकोनॉमी की पॉलिसी को डेवलप किया है, जिसके तहत उसने अपने आप को एक बाजार के रूप में स्थापित करने के लिए अपनी विदेश नीति के अंतर्गत एक शांतिपूर्ण उदय के सिद्धांत का पालन सुनिश्चित किया, जिसके साथ उसने विभिन्न देशों के साथ समझौते किए और आर्थिक अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए विज्ञान तकनीकी अवसंरचना को वहां पर प्राथमिकता दी। वहीं दूसरी तरफ मुद्रा का अवमूल्यन किया, श्रम को सस्ता किया, जिससे वस्तुएं सस्ती हो गई और ज्यादा से ज्यादा विश्व को यहां पर निर्माण करना शुरू किया, वहां पर निर्यात करना शुरू किया, और इसके कारण वो एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित हो गया, और उसके कारण आज चाइना की विश्व में सबसे ज्यादा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो है। अब इसका दूसरा पहलू है, अगर किसी चाइना के पास सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा के रूप आ जाती है तो उसका वो प्रयोग कहां करता है, उसने उसका प्रयोग किया अपने आप को दूसरे तरफ से। अब यहां पर मैंने आपको एक शुरू में एक चीज कहा था कि चाइना किसी को डराने और धमकाने के लिए आर्थिक व्यवस्था का भी प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, आर्थिक व्यवस्था का भी प्रयोग करता है। तो अर्थ का वो, मुद्रा का वो कैसे प्रयोग करता है दूसरे देशों को डराने और धमकाने के लिए, उसको देखते हैं। एग्जाम्पल के रूप में चाइना के पास जब फॉरेक्स रिजर्व ज़्यादा हो गया, मुद्रा ज़्यादा हो गई, तो वो क्या करेगा, ऋण देना शुरू करता है। ऋण किसको उसने दिया, जो गरीब देश हैं, अफ्रीकी हैं, दक्षिण एशियाई कंट्री हैं, जैसे कि आपको बांग्लादेश को दे दिया, श्रीलंका को दे दिया, पाकिस्तान को दे दिया, मध्य एशियन कंट्री को दे दिया, कुछ अफ्रीकी देशों को दे दिया, और उन देशों को इतनी ज़्यादा मात्रा में उसने ऋण दिया कि उन देशों की अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस ऋण को वापस कर सकें। ऐसी स्थिति में उसने क्या किया कि वहां पर उन्होंने कहा कि यदि आप अपने ऋण को वापस नहीं कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ऋण जाल में फंसाया, और ऋण जाल में फंसाने के पश्चात उन्हीं के क्षेत्र को अपने लिए प्रयोग कर लिया, उनके संसाधनों पर अधिकार कर लिया, वहां पर कहीं ना कहीं बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया, तो कहीं कोई खनन खान को वहां पर अपने कब्जों में किया, तो कहीं वहां पर OBRO परियोजना को संचालित उसने किया है। तो इस तरीके से वहां पर, चाहे पाकिस्तान में देख लीजिए CPEC है, इसी तरीके से बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर खनन इत्यादि को लेकर उसने कॉन्ट्रैक्ट चाइना के पास है। आपका श्रीलंका में देखिए तो हाबनटोटा का बंदरगाह उनके कब्जे में है। बांग्लादेश का वहाँ पर चिटगांव के पास जो होता है उसका एक बंदरगाह को विकसित किया और उसको वहाँ पर वो संचालित कर रहा है। जिबूती जैसे बंदरगाहों पर वहाँ ऑलरेडी सैन्य अड्डों को उसने विकसित किया है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उसने अपनी अर्थव्यवस्था के आधार पर पहले देशों को वहाँ पर बड़े स्तर पर ऋण जाल में फंसाया और उसके पश्चात उस क्षेत्रों में वहाँ पर उसने संसाधनों पर, उनके क्षेत्रों पर कब्जा किया। और इसके दूसरे पहलू भी हैं। ये तो उसने हुआ कि ऋण के माध्यम से वहां पर उसने कुछ देशों पर कब्जा किया, लेकिन इसके साथ साथ वर्तमान समय में इसने अपने आप को इन पैसे का प्रयोग करके अपने आप के सैन्य क्षेत्र में अपने सामरिक स्तर को मजबूत करने की कोशिश की। अब यहां पर देखिए, एक इसने डेवलपमेंट की बाजार उपनिवेशवाद की। उपनिवेशवाद की जो प्रक्रिया थी, अपने आप को इसने बाजार, एक उपनिवेश अर्थात दूसरे विश्व के अलग अलग देशों को उसने अपने वस्तुओं को निर्यात करने के लिए, उनको वहाँ पर निर्यात करने के लिए, बेचने के लिए उनको एक उपनिवेशवाद के रूप में प्रयोग किया और इसलिए एक बाजार चाहिए था। तो विश्व को उसने क्या किया, एक बाजार के रूप में प्रयोग किया। तो चाइना ने कई देशों के साथ FTA पॉलिसीज अपनाई और उसके माध्यम से उन क्षेत्रों में क्या किया, चीनी वस्तुओं का डंपिंग करना शुरू किया, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उनके बाजार में चीनी वस्तुओं को उसने पहुंचाया। जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे ज़्यादा वहाँ पर ले गया, डंपिंग की स्थिति लेकर आई, निर्यात अधिक किया, ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ सामानों का उसने निर्यात किया और आयात क्या हुआ, कम हुआ। अर्थात जिन वस्तुओं का वो आयात करता भी था उनका भी वो धीरे धीरे उसने उत्पादन करना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, जब आप किसी चीज़ का उत्पादन करना शुरू कर देंगे तो इन फ्यूचर आप उसका आयात जो होंगे कम करेंगे। तो निर्यात अधिक किया, आयात कम किया, लोगों को ऋण बड़े मात्रा में दिया और ऋण जाल के रूप में फंसाया और उनके संसाधनों पर कब्जा किया। और साथ ही साथ अपने आप को उसने हमेशा एक विकासशील देश के रूप में प्रस्तुत किया, जिसके कारण उसे WTO जैसे संस्थाओं में भी लगातार रियायतें, उसको छूट मिलती रहती हैं। तो एक तरीके से चाइना ने एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने आप को विकसित श्रेणी के देश में एक महाशक्ति के रूप में भी विकसित किया और
साथ साथ अपने आप को यहाँ पर एक विकासशील देश की श्रेणी में रखकर अपने आप को यहाँ पर पीछे भी दिखाता रहा है। इसका एक फायदा और हुआ, विकासशील देशों का तमगा मिलने के साथ साथ उसने अपने आप को धीरे धीरे ही सही, जहां एक तरफ विश्व उसे एक अर्थव्यवस्था के तौर पर विकसित होते हुए देख रही थी, वहीं उसने एक पीछे से कह सकते हैं या अपने आप को धीरे धीरे अर्थव्यवस्था के साथ साथ अपने सैन्यीकरण पर ध्यान दिया, और सैन्यीकरण के अंतर्गत उसने अपने आप के सैन्य आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया। उसने सैन्य उपकरणों और तकनीकी में अधिक से अधिक जो बजट होता है, जो हर साल दिखाया जाता है कि लगातार चाइना ने अपने सैन्य रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है, और जब इस तरह की पॉलिसीज उसने अपनाई तो उसका फायदा क्या हुआ, साथ ही उसने सैन्य समझौते और युद्धाभ्यास किए, कई सारी तकनीकों को लेकर वहाँ पर उसने काम किया, उस पर शोध अनुसंधान कार्यों को लगाया, और उसके माध्यम से अपने आप को एक आज वर्तमान समय में हम देखें जो एक रिपोर्ट आती है, अगर आप रिपोर्ट देखते हो तो अन्यथा की स्थिति में जो एक रिपोर्ट कहती है 2020 की चाइना डिफेंस पॉलिसी 2020 की रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया कि इस समय विश्व की सबसे आधुनिकतम जो सैन्य की स्थितियां हैं उसमें चाइना की अपनी एक स्थिति है। नौसेना के मामले में चाइना विश्व की सबसे अच्छी नौसेनाओं में से एक है, सबसे ज़्यादा बेड़े उसके पास हैं, यहाँ तक कि अमेरिका भी उसके बेड़े के समान वहाँ पर नहीं है। इसके अतिरिक्त उसके अन्य संबंधों को भी देखें तो चाइना विश्व की दो सबसे बड़ी सैन्य कह सकते हैं सेनाओं के रूप में उसके जो दो सबसे बड़ी सेनाएं हैं वो विश्व में चाइना अमेरिका के पास, और तीसरा यहाँ पर भारत को बोला जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो चाइना ने अपने आप को यहाँ पर डेवलप किया है। अब इसका जो निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है कि चाइना एक तरफ से इकोनॉमिक रूप से डेवलपमेंट हो गया, और दूसरी तरीके से वहाँ पर उसने उस पैसे का प्रयोग करके अपने रक्षा बजट को बढ़ाया, सैन्य आधुनिकीकरण किया, उपकरणों और सामानों खरीदा, शोध अनुसंधान करके उसने नए उत्पादों को विकसित किया, उसमें मिसाइलें उसने विकसित की, अपने आप को युद्धपोत उसने बनाए, साथ साथ जेट विमान बनाए, उसने सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइल उसने विकसित की, और उन सब के साथ साथ सैन्य अभ्यास समझौते करके उसने अपने आप को बदल के रख दिया। अब चाइना आक्रामक हो गया है, चाइना आक्रामक हो गया है, और उसने अपने आप पड़ोसी देशों के क्षेत्रों में एक अनावश्यक दावेदारी भी प्रस्तुत करनी शुरू कर दी है। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारत के साथ। भारत के साथ वहाँ पर अगर हम देखें तो जो लद्दाख का क्षेत्र है वर्तमान समय में विवाद का क्षेत्र है, गलवान घाटी और साथ साथ पेगोंग झील पर यह विवाद चल रहा है। इसके अतिरिक्त अरुणाचल का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी दोनों देशों के मध्य लगातार विवाद की स्थिति बनी रहती है। ये तो भारत के साथ विवादिक स्थितियाँ हैं। दूसरा क्या है, इसी का पड़ोसी देश एक और है, भूटान है। भूटान के साथ आए दिन यहाँ पर डोकलाम विवाद को आप सुनते रहते होंगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जापान है, जापान के साथ सेकांकू द्वीप का लगातार विवाद आप सुनते होंगे और उसको लेकर एक विवाद की स्थिति है। इसी साथ दक्षिण चीन सागर का विवाद आप सुनते होंगे। दक्षिण चीन सागर का जो विवाद है वो पूरे आसियान कंट्रीज़ के साथ है उसका, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो चाइना की जो पॉलिसी है, चाइना के जो कह सकते हैं संबंध हैं, चाइना के जो विवादिक स्थितियां हैं वो किसी एक देश के साथ नहीं है, बल्कि यहाँ पर भारत, भूटान, जापान, दक्षिण चीन सागर में यहाँ पर पूरे आसियान कंट्री के साथ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर वो क्या कर रहा है, कहता है कि इन सभी क्षेत्रों पर चाइना का कब्जा होना चाहिए, अर्थात ये क्या है, उसके क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर आते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं तो आप समझ सकते हैं चाइना कितने बड़े भौगोलिक क्षेत्र को यहाँ पर अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहा है। दूसरा यहाँ पर अगर इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं तो इसका एक क्या है, डराने और धमकाने की लगातार इसमें भूमिका उसकी बनी रहती है। अब इन क्षेत्रों पर उसका अपना अधिकार जमाना होता है, साथ साथ वहाँ पर अपने फ्लीट्स को लगातार भेजता रहता है, अपनी सेनाओं को लगातार क्षेत्रों में बढ़ाता रहता है और धीरे धीरे इन क्षेत्रों पर 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधे किलोमीटर करके क्षेत्र पर कब्जा भी करता रहा है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि एक निर्णय दिया गया था, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दिया गया था दक्षिण चीन सागर पर, वहाँ पर इस निर्णय को भी चाइना जैसे देशों ने स्वीकार नहीं किया था। जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो भी अधिकार होते हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के, आपसे एक क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को लागू करने वाली संस्था कौन सी है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया था। अगर आपको याद है तो UNSC,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा कोई भी जो निर्णय दिया जाता है वहां पर आपको यदि यूएनएससी के द्वारा उस निर्णय को लागू ना किया जाए तो वो लागू भी नहीं हो पाता है, बाध्यकारी वहां पर होता है। और यूएनएससी में आपको पता है स्थायी सदस्य के रूप में चीन है और चीन को वहां पर वीटो पावर के माध्यम से इसे निरस्त करने का भी अधिकार होता है। तो इस तरीके से वहां पर चाइना पर ये सारी चीज़ें लागू भी वहां पर होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। और इन सभी चीज़ों का जो नुकसान है उसके पड़ोसी देशों को लगातार देखने को मिलता रहा है। अगर हम देखें इस पॉलिसी को और भी बड़े स्तर पर, अब चाइना, ये तो उसके विवादित स्थितियों की मैंने चर्चा की, इससे बड़ी स्थिति में देखिए, आपने OBOR के बारे में सुना होगा, वन बेल्ट वन रोड परियोजना। साथ ही यहां पर एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी सुनते होंगे। ये क्या है? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है ये पूरी तरीके से भारत को घेरने के लिए है। एक मोतियों की माला जो भारत के आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों से होकर गुजरती है और इसके माध्यम से पत्तन बनाए जाएंगे, बंदरगाह बनाए जाएंगे और बंदरगाहों के माध्यम से वहां पर एक कह सकते हैं एक दूसरे से इंटरलिंकिंग करते हुए उनके सैन्य, जहाज, सामान सब जो होते हैं आसानी से आ और जा सकें। इन सारी चीज़ों को लेकर वहां पर डिस्कस करता हुआ ये है। दूसरा OBOR है, वन बेल्ट वन रोड। वन बेल्ट वन रोड में सड़क और पत्तन दोनों के माध्यम से इंटरलिंकिंग करते हुए पूरे एक परिक्षेत्र को, यूरोप को, एशिया को यहाँ पर जोड़ा जाना है। अगर ये सारी पॉलिसीज़ अगर हम देखें तो चाइना यहाँ पर अपने आप को विश्व में अर्थव्यवस्था में विकसित करने के साथ साथ अपने आप को सैन्य और रक्षा क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की लगातार एक मुहिम चला रहा है, जिसको भारत ने पहले ही OBOR में शामिल न होने को लेकर यहाँ पर ऐतराज़ किया कि चाइना की ये पॉलिसी बहुत दूरदर्शी है और चाइना की ये जो पॉलिसी है उसकी विदेश नीति का हिस्सा है कि 2049 तक चीन को विश्व की महाशक्ति बनाना है। चीन को एक महाशक्ति के रूप में 2049 तक बनाना है। ये OBOR की एक पॉलिसी के तहत किया जा रहा है और इन सारी चीज़ों के तहत वो बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश कर रहा है। इसमें वो करेगा क्या? अब देखिए OBOR के तहत जो निवेश कर रहा है, अब ऐसा नहीं कि चीन पूरा निवेश कर रहा है, बल्कि जिस भी देश में चीन निवेश कर रहा है उस देश को भी यहाँ पर निवेश करना पड़ेगा। और यदि चीन ने कहीं ज़्यादा निवेश किया और ऋण दिया, ऋण दे सकता है चीन और ऋण वहाँ पर वापस नहीं कर पाता है तो पर्टिकुलर उस क्षेत्र में जो भी चीज़ें बनाई होंगी उस पर पूरा का पूरा जो अधिकार होगा वो चीन का होगा और वहाँ पर वो अपनी सैन्य गतिविधियों को संचालित कर सकता है। जैसे वर्तमान समय में अमेरिका ने विश्व को अलग अलग देशों में अपनी सेनाओं को स्थापित कर रखा है, इन फ्यूचर चाइना जो होता है OBOR पॉलिसी के माध्यम से वैश्विक स्तर पर इसी स्थिति को प्राप्त कर सकता है, जहां पर वो अपने अलग अलग हिस्सों में अपनी सेनाओं को स्थापित कर सकता है और अमेरिका के जो एक कह सकते हैं प्रभुत्व की स्थिति है उसको चुनौती देने को लेकर वहां पर अपने आप को एक विश्व महाशक्ति के रूप में 2049 तक स्थापित करना है। क्योंकि वर्तमान समय में अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो कह सकते हैं कि हर एक स्तर पर चाइना से अग्रणी वहां पर है। अन्यथा की स्थिति में चाइना को इस समय आर्थिक स्तर पर बहुत मजबूत है, सैन्य स्तर पर बहुत पहले से बेहतर हुआ है और इसी कारण अगर हम देखें तो विश्व स्तर पर तो नहीं अभी, लेकिन दक्षिण एशिया में, पूर्वी एशिया में और मध्य एशिया में चीन कहीं ना कहीं अपने आप को इन देशों को वहाँ पर लगातार डराता है, धमकाता है, रणजाल में फंसाता है, उनके क्षेत्रों पर कब्जा करता है और एक विस्तारवादी पॉलिसी के तहत वहाँ पर लगातार कार्य कर रहा है। तो एक बहुत ही सिंपल सी तरीके से जो आपकी पॉलिसी हमने यहाँ पे समझनी शुरू की थी, उस पॉलिसी में एक सीधा सा जो हिस्सा कहता है कि उसने अपनी हार्ड पावर पॉलिसी को 2 आधारों पर विकसित किया है, जहाँ पर उसने अर्थव्यवस्था को पहला आधार बनाया है, किसी भी देश के साथ संबंधों को एक आर्थिक आयाम प्रदान किया, उनके साथ संबंध मजबूत किए, उनको बाजार के रूप में वहाँ पर सारी चीज़ों को अपने ऋण के माध्यम से और सामानों के वहाँ से भर दिया और जब वो देश चीन के कर्ज के तले दब जाते हैं और वहाँ पर वो उसका ऋण वापस नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर फिर वो धीरे से अपने आप को उसके सैन्य हस्तक्षेपों को प्रवेश करता है, सैन्य सेनाओं को वहाँ पर लगेगा, सैन्य अड्डों को विकसित करेगा और उसके माध्यम से वो अन्य क्षेत्रों को वहाँ पर कब्जा करने की कोशिश करता है। एक विस्तारवादी पॉलिसी लेकर चल रहा है और जिस भी देश के साथ वहाँ पर विवादित स्थितियाँ हैं उनको लगातार डराता, धमकाता और उनको वहाँ पर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है और साथ ही अपने आप को एक दूरदर्शी पॉलिसी के तहत अपने आप को 2049 तक विश्व के एक महाशक्ति के रूप में विकसित करना चाहता है, जिसके तहत OBOR और स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी जैसी चीज़ों को भी विकसित कर रहा है। और उसके लिए एकमात्र जो समस्या है वो है एशिया में भारत।
अब चीन की इस पॉलिसी से भारत को जो इम्पैक्ट पड़ेगा, देखिए यहाँ पर है क्या कि यदि चीन मजबूत हो जाता है तो हिंद महासागर से भारत का जो व्यापार है वो प्रभावित हो सकता है। OBOR परियोजना यदि विकसित हो जाती है या स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी उसकी विकसित होती है तो जैसे वर्तमान समय की विवाद की स्थिति है, उस विवाद की स्थिति का फ़ायदा उठाकर वो भारत के व्यापारिक स्थितियों को बाधित कर सकता है। उसके सैन्य साजो सामान, तेल आपूर्ति इत्यादि को वहाँ पर वो बाधा उत्पन्न कर सकता है, जिसके माध्यम से भारत को जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थितियाँ उत्पन्न होती है वो हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें युद्ध जैसी स्थितियों के समय में वो भारत को चारों तरफ से घेर सकता है, ठीक है। और यदि आप कोई भी किसी भी देश को आप चारों तरफ से घेर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं उस परिस्थिति में, उस युद्ध की रणनीति में वो कोई भी देश अगर चारों तरफ से घिर जाता है तो उसके जीतने की संभावनाएं बहुत क्षीण हो जाती हैं। तीसरा, आर्थिक स्तर पर यदि यहाँ पर चाइना सक्सेसफुल हो जाता है अपनी OBOR पॉलिसी के तहत तो वहाँ पर उसके पास वैश्विक जो होगा बाजार होगा और वैश्विक बाजार में वहाँ पर सिर्फ आपके चीन ही चीन होगा। तो एक वैश्विक बाजार में चीन की उपस्थिति होगी और भारत वहाँ पर के पास भी कोई चारा नहीं होगा अंत में वहाँ पर चीन के साथ समझौता करने को लेकर, और उस स्थिति में भारत को वहाँ पर बाजार के रूप में वहाँ पर उसको काफ़ी नुकसान होगा। चौथा, विनिर्माण हब के रूप में भारत को ऑलरेडी यहाँ पर नुकसान है। भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑलरेडी कमज़ोर है, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र में भारत कमज़ोर है। चाइना लगातार इस पॉलिसीज़ का हिस्सा रहा है, उसने अपने आप को वैश्विक स्तर पर इस रूप में प्रस्तुत किया है कि वो लगातार निर्यात बहुत ज़्यादा करता है। और भारत क्या है, एक सेवा आधारित उद्योग है, सेवा आधारित कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था है। एक सेवा आधारित क्या है, इकोनॉमी है। चाइना ने अपने आप को एक सेवा आधारित इकोनॉमी के रूप में भी पिछले 4-5 साल से उसने अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करके यहाँ पर भी उसने काम करना शुरू कर दिया है। तो अगर हम देखें तो भारत के लिए अपने स्तर पर एक तो हिंद महासागर की स्थिति उसके लिए समस्याप्रद हो सकती है चाइना के विकसित होने से। दूसरा, यहाँ पर युद्ध जैसी स्थितियों में उसको वहाँ पर तेल आपूर्ति की जो समस्या है पश्चिम एशिया से होकर जो आता है वो उसे पूरा बाधित कर सकता है। इकोनॉमिकल तौर पर यदि हम देखें तो OBOR की पॉलिसी के विकसित होने के कारण चाइना जो होते हैं वर्ल्ड स्तर पर अलग अलग देशों में अपने आप की परिस्थिति को मजबूत कर सकेगा, बाजारों को अपने कब्जे में ले सकता है और उसके साथ साथ दूसरे देशों पर ऋणजाल के रूप में उन्हें उनकी पॉलिसीज़ को भी प्रभावित कर सकता है, जिससे यहाँ पर भारत को आर्थिक तौर पर कमज़ोर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारत ऑलरेडी चाइना अगर 1 to 1 की भी कंपैरिजन हम करते हैं तो भारत विनिर्माण के क्षेत्र में काफ़ी कमज़ोर है, उसका निर्यात वहाँ पर कमज़ोर है और इसके माध्यम से सेवा आधारित जो क्षेत्र है वहाँ पर वो कम्पीट यहाँ पर चाइना के साथ नहीं कर सकता है। तो अगर हम देखें तो भारत को जो चाइना की जो विदेश नीति है यदि उससे लड़ना है, क्योंकि इसका एक बहुत गलत जो होता है कह सकते हैं कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, तो भारत को करना क्या होगा, ये तो आपको पूरी पॉलिसी हो गई। अब भारत को यहाँ पे करना क्या चाहिए, किसी भी जो देश है, भारत जैसे पड़ोसी देश है, वहाँ पर आप कर क्या सकते हैं इन सारी चीज़ों को लेकर, क्या भारत की अपनी कोई पॉलिसी है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनको अगर आपको समझना है तो हम यहाँ पर कैसे इसको समझ सकते हैं। अब अगर आपको इसके संदर्भ में लिखना है तो आई थिंक आपके पास नॉलेज होगी, अगर नहीं भी है, नहीं पढ़ा है तो चलिए हम डिस्कस कर देते हैं कि भारत की क्या नीति है। ठीक है, या इसको हम दूसरे बोलते हैं, इसको काउंटर, भारत की काउंटर नीति। भारत ने अपने आप को चाइना की इस पॉलिसी को लेकर जो भारतीय कह सकते हैं कि विदेश नीति रहे हैं और रणनीतिकार रहे हैं, उन्होंने इस चीज़ को बहुत पहले समझ लिया था। और जब OBOR परिकल्पना चाइना लेकर आया था उसी समय वहाँ पर इसे, जब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी लेकर आई थी तभी वहाँ पर भारत के द्वारा इसे समझ लिया गया था और उसके तहत वहाँ पर कहा गया था कि भारत को यहाँ पर अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करना होगा, अन्यथा की स्थिति में यहाँ पर चाइना विश्व के स्तर पर एक ऐसे स्वरूप में पहुँच जाएगा जहाँ फिर वहाँ पर आपको उसके साथ खड़े होने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं होगा। तो 2050 से पहले भारत ने अपने आप को काफ़ी यहाँ पर मजबूत करने की कोशिश की है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले उसने OBOR से यहाँ पर भारत बाहर रहा है और साथ साथ कई सारे देशों को इसको लिए प्रोत्साहित किया। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी को यहाँ पर काउंटर करने के लिए उसने मौसम परियोजना को संचालित किया।
मौसम परियोजना के अंतर्गत भारत ने कई अलग अलग देशों के साथ संबंधों को विकसित किया है, जिसमें ईरान के साथ है, म्यांमार के साथ है, इंडोनेशियन देशों के साथ है, आसियान कंट्रीज के साथ हैं, साथ ही साथ मालदीव जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित किया है, ताकि वहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की जो पॉलिसी है उसको हम काउंटर अटैक कर सकें। मौसम पॉलिसी के तहत क्या है वो अपनी एक बड़ा टॉपिक है मौसम परियोजना, जिसको समझने के लिए एक पूरा लेक्चर लगता है। तो वहाँ पर मैंने इसको वैसे समझाया है, बाकी वहाँ पे हम देख लेंगे। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को काउंटर करने के लिए OBR पल्स मौसम को परियोजना को संचालित किया, OBR से वहाँ पे बाहर रहा है। साथ ही OBR को काउंटर करने के लिए भारत ने कुछ देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित किया है, जिसमें उन्होंने एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को विकसित किया है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के तहत उत्तर और दक्षिण गलियारे की बात की जा रही है। उत्तर दक्षिण गलियारा यहाँ पर सड़क परियोजनाओं की बात नहीं की जा रही है, बल्कि यहाँ पर उत्तर का मतलब है रशिया और यूरोपीय कंट्रीज से होते हुए साउथ इंडियन तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को एक दूसरे से जोड़ने की बात करती हैं। साथ ही यहाँ पर दक्षिण दक्षिण सहयोग की यहाँ पर चर्चा की जाती है, जिसके स्तर पर यहाँ पर दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका का दक्षिणी जो क्षेत्र है और साथ ही साथ यहाँ पर भारत अर्थात दक्षिण एशिया के देशों का एक गठबंधन के तहत यहाँ पर विकसित किया जाए, ताकि यहाँ पर चाइना जैसी पॉलिसीज़ को OBR परियोजना को कमज़ोर किया जा सके। गुट और निरपेक्ष जैसे आंदोलनों को और अन्य बड़े बड़े संगठनों के माध्यम से, जैसे G20 जैसे देश हैं, और द्विपक्षीय स्तर पर भी उसने ऐसे संबंध विकसित किए हैं जहाँ पर चाइना की OBR पॉलिसी का लगातार विरोध भी हुआ है। हाल फिलहाल के समय में OBR से कई सारे देशों ने अपना नाम भी वहाँ पर वापस लिया है। साथ ही कुछ देश हैं जैसे कि भारत के पड़ोसी देशों के संबंधों की यदि हम बात करें तो भारत अगर हम देखें तो इस समय नेपाल को यदि छोड़ दिया जाए और पाकिस्तान, तो यहाँ पर ज़्यादातर देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे रहे हैं। और वहाँ पर चाहे वो बांग्लादेश हो, भूटान हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान हो, भारत के संबंध लगातार इनसे अच्छे ही रहे हैं। और इसी के अंतर्गत भारत ने कुछ देशों में जैसे कि ईरान के साथ वहाँ पर उन्होंने एक बंदरगाह पॉलिसी विकसित करने की बात की, उसको चाबहार को विकसित भी किया। इसी तरह से यहाँ पर चाइना में श्रीलंका में बंदरगाहों को विकसित किया, मालदीव में निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी, म्यांमार में वहाँ पर SEZ क्षेत्र को विकसित करने की बात की है। तो यहाँ पर भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित किया है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को विकसित किया, दक्षिण दक्षिण सहयोग यहाँ पे गलियारा को यहाँ पर साथ ही साथ उसने विकसित किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें यहाँ पर तो एक मेकांग गंगा परियोजना है। तो ये कुछ पॉलिसीज़ रही हैं जिसके माध्यम से भारत ने लगातार चाइना को काउंटर अटैक किया है। हिंद महासागर को लेकर और कुछ अन्य संगठनों को लेकर भारत अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सारे ऐसे संगठनों को भी हम देखते हैं जहां पर भारत ने चाइना सम्मिलित नहीं हुआ है, लेकिन भारत को वहां पर प्राथमिकता मिली हुई है। जैसे इकोसॉक, अभी आज ही की जो घटना है न्यूज़ में लगातार आया है, इकोसॉक में भारत सदस्य बन गया है और चीन जो होता है नहीं बन पाया है। तो ऐसे कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जैसे वॉसेंजर अरेंजमेंट है, आपको WA जिसको हम कहते हैं, तो वहाँ पर भारत उसका एक सदस्य बन जाता है। MTCR का भारत एक सदस्य है जहाँ पर चाइना नहीं है। तो इन सारी पॉलिसीज़ के माध्यम से भारत ने हार्ड पावर पॉलिसी को वहाँ पर कमज़ोर करने की कोशिश की है। अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी के तहत ही वैश्विक साख को विकसित किया है। साथ ही भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर पॉलिसी में हाल फिलहाल के समय में एक हार्ड पावर पॉलिसी को भी विकसित किया है, जहाँ यदि कहते हैं यदि आप हमारे साथ सहयोग नहीं करेंगे और हमें दबाने की कोशिश करते हैं तो भारत एक ऐसा देश है जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में विश्वास रखता है, और उस पर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए और अपनी भूमि की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाने से भी नहीं डरेगा। और इसी पॉलिसी के तहत आप देख सकते हैं कि भारत ने चाइना के साथ जो भी विवाद हुए हों, चाहे आज की स्थिति हो या डोकलाम विवाद को लेकर कुछ साल पहले की स्थिति हो, भारत ने चाइना के सामने वहाँ पर किसी प्रकार का घुटने नहीं टेके हैं। वहां पर उनकी सेनाओं ने लगातार एक प्रतिरोध किया है और उसी तहत एक काउंटर अटैकिंग सिस्टम को भारत ने विकसित किया है। तो ये टॉपिक था पूरा, जिसके अंतर्गत हमने यहाँ पर चाइना की विदेश नीति को समझा। चाइना की जो विदेश नीति है एक बार फिर से मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ सारी चीज़ों को। स्टार्टिंग से हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। देखिए आज का जो टॉपिक था चीन की विदेश नीति को समझने को लेकर था। विदेश नीति में
हार्ड पावर पॉलिसी थी, भारत की एक सॉफ्ट पावर पॉलिसी थी, दोनों को हमने समझा। हार्ड पावर पॉलिसी के तहत किस तरीके से उसने अपने आप को एक आर्थिक इकोनॉमिकल तौर पर विकसित किया है, किस तरीके से उसने बाजार उपनिवेशवाद को विकसित किया है, और उसका जो फायदा हुआ उस फायदे का प्रयोग करते हुए उसने अपने आप को एक सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में उसको विकसित किया है। जिसका जो फायदा हुआ है उसने अपने आप को सैनिक तौर पर मजबूत किया है वैश्विक अर्थव्यवस्था के तौर पर। साथ ही पड़ोसी देशों के एक अनावश्यक जब मजबूत हो गया है तो वो क्या कर रहा है, पड़ोसी देशों और क्षेत्रों पर लगातार अधिकार करने की कोशिश कर रहा है। जिसके तहत अगर हम देखें तो कुछ विवादित स्थितियों के एग्जाम्पल्स हैं जहां पर भारत के साथ है भूटान, जापान और दक्षिण चीन सागर के साथ उसके विवादित स्थितियों को हम देख सकते हैं। इसके अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को भी वो मानता नहीं है जो कि उसकी पॉलिसी विदेश नीति के अंतर्गत देखते हैं। जब ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उसके पड़ोसी जैसे देश जो होते हैं वहां पर अपनी पॉलिसीज़ को किस तरीके से और विकसित उसने किया है, न सिर्फ पड़ोसी देशों जबकि वैश्विक स्तर पर ओबी और स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी की पॉलिसी के तहत अपने आप को 2049 तक विश्व महाशक्ति के रूप में विकसित करने जा रहा है। और जब इस पूरी पॉलिसी के तहत अगर हम काम होते हुए देखते हैं तो आपको दिखाई देता है कि भारत जैसे दो देश हैं, अगर चाइना एक विश्व महाशक्ति 2049 में विकसित हो रहा है तो उससे भारत को यहाँ पर कितना सारा नुकसान जैसे देखने को मिल सकता है हिंद महासागर के क्षेत्र में, साथ ही उसके युद्ध इत्यादि की स्थितियों में, आर्थिक तौर पर और साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के तौर पर 1 to 1 में भी उसको नुकसान ही है। डाटा भी आप रख सकते हैं, जो व्यापार घाटा है वो चाइना के साथ भारत का हमेशा लगातार ज़्यादा ही रहा है। अब इसके लिए काउंटर अटैकिंग क्या हो सकता है, काउंटर नीति भारत की क्या रही है, तो भारत ने लगातार अपनी पॉलिसीज़ में सॉफ्ट पावर पॉलिसी को महत्व दी है बजाय हार्ड पावर पॉलिसी के, जिसके कारण वैश्विक स्तर पर भारत को ज़्यादा मान्यता मिलती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो OBR से बाहर रहने के साथ साथ भारत ने कुछ अन्य चीज़ों को विकसित किया, जैसे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, दक्षिण दक्षिण सहयोग, स्ट्रिंग ऑफ पल्स को काउंटर करने के लिए मौसम परियोजना लेकर आए। नेपाल और पाकिस्तान को अगर हम छोड़ते तो उसके अतिरिक्त भारत ने अन्य देशों के साथ बहुत अच्छे संबंधों को विकसित किया है। मेकांग गंगा जैसे परियोजना के माध्यम से, साथ ही यहाँ पर त्रिपक्षीय राजमार्ग जो है भारत, थाईलैंड और म्यांमार के बीच, तो उन सारी चीज़ों के माध्यम से भारत ने एक अच्छे संबंधों को यहाँ पर विकसित करने की कोशिश की है ताकि चाइना की जो पॉलिसी है, विदेश नीति है, उसको कमज़ोर किया सके और भारत एक मजबूत परिस्थिति यहाँ पर इस क्षेत्र में बनाकर रख सके। तो यहाँ पर आई थिंक ये विदेश नीति की पॉलिसी ये बहुत बड़ा वैसे टॉपिक है, ऐसे बहुत सारे आयाम आते हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करने का अपना एक बहुत बड़ा मज़ा आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन आज के लिए यहाँ पर इस टॉपिक को हमने यहाँ पर देख लिया। इससे रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन बनता है तो उसको आप कैसे लिखेंगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।